हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और सीधा डेरिवेशन में आ जाता है। तो कैसे न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल्स कैसे बन सकते हैं और थ्योरी के अंदर से कैसे छोटी छोटी चीज़ें उठा के पूछ सकते हैं, वो सारी हमें आज के लेक्चर में डिस्कस रही है। तो पेन को भी निकाल लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए रिविजन को और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको बोर्ड में एक भी नंबर यहाँ से ना कट पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है विच चेंजेज एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को चेंज करता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर डीसी। ये डीसी वोल्टेज के लिए यूज नहीं होता बिकॉज फॉर डीसी मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट। और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, इंड्यूस करंट जीरो, कोई आउटपुट नहीं आ पाएगी, इसलिए डीसी के लिए ये यूज नहीं होता। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई, वोल्टेज को चेंज करता है, एसी वोल्टेज को। डीसी के लिए यूज क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछ लें कि भाई इसका प्रिंसिपल बताओ, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल, या फिर ऐसा होता है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल चेंजेज an induced EMF is produced in other coil। एक कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो नेबरिंग कोइल में, आप देख पा रहे हैं, नेबरिंग कोइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। मतलब एक कोइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो नेबरिंग कोइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो ट्रांसफॉर्मर, एसी डीसी पता लग गया, प्रिंसिपल पता लग गया। अब शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये बता देंगे तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, थ्योरी के अंदर से ही। ठीक है भाई, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मर। 2 डायग्राम्स बनाइए और विच हैज हायर एफिशिएंसी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ड्रॉ 2 पॉसिबल डायग्राम्स फॉर ट्रांसफॉर्मर एंड विच इज हायर एफिशिएंट। तो देखो ट्रांसफॉर्मर के हम 2 डायग्राम बनाते हैं। एक तो ये बनाते हैं, आपको पता है लेमिनेटेड आयरन कोर लेते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, व्हाई कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। तो एक नंबर का सीधा सा आंसर है टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस टाइप से यहां हमने एसी सोर्स लिया, यहां से हमारी आउटपुट आएगी, यहां एक की लगा के लोड रेजिस्टेंस, आरएल का मतलब लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है भाई, अब सेल्फ इंडक्शन बढ़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ यहां भी आएगा, ईपी, और इसको वी भी बोल देते हैं, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, एक ही बात है। तो वैसे ही यहां पे आएगा ईएस या वीएस, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी या वीएस, एक ही बात है। अब करंट भी आएगा यहाँ पे, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट।
ये सब चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी, ये की होती है। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई। एक तो डायग्राम हो गया ये। दूसरा डायग्राम क्या होता है, क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से निकल के। एक मैंने ऐसे बनाया भाई, दूसरा मैं यहां से ऐसे बनाता हूं। अब क्या बनता है, सेम एसी सोर्स लिया और सेम इसी टाइप से यहां से आउटपुट आ जाएगी। तो समझ में क्या आ रहा है, यहां म्यूचुअल कपलिंग हो रही है, यहां पे इसका फ्लक्स यहां पे लिंक हो रहा है, यहां का फ्लक्स यहां पे लिंक होगा तो लॉस होने के चांसेस हैं, बट ये आपस में कपलिंग हो रही है, चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब दिस इज मोर एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, आ सकता है किसी भी बोर्ड में। तो ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, इसकी। तो दोनों आपको आने चाहिए, एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, लैमिनेटेड कोर क्या होती है, 2 डायग्राम बनाओ। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। थ्योरी आप इसकी कर ही लेंगे। तो थ्योरी जब हम इसकी करते हैं तो रिलेशन क्या आता है, ES बाई EP सेकेंडरी की वोल्टेज या प्राइमरी का प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, और करंट इसके इनवर्स होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, न्यूमेरिकल सारे इसी के ऊपर बनते हैं, ES/EP, NS/NP, IP/IS। क्या ये बात समझ में आ गई, ये सब बातें कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इनके न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है भाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी रेशियो, ठीक है भाई, ये भी पता लग गया। ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में करंट क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, नन, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। हम बात करते हैं वोल्टेज की, इट चेंजेज AC वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, थ्योरी में पढ़ते हैं हम। तो स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीजेज, करंट डिक्रीजेज। स्टेप डाउन, वोल्टेज डिक्रीजेज, करंट इंक्रीजेज। V और I का जो प्रोडक्ट है वो नियरली सेम रहता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। स्टेप, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, किसमें क्या होता है, बन जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है ईटा, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है, ES/IS, EP/IP, बात खत्म। आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट पावर, इनपुट पावर, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं, P = EI। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट और, ये सेकेंडरी है जो इसको आउटपुट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि आउटपुट के साथ हमने एक 100 वोल्ट का बल्ब जोड़ दिया, तो यहां रेजिस्टेंस में हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं इस टाइप से। अगर ये बल्ब है 100 वोल्ट का तो ये आउटपुट की पावर है 100 वोल्ट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको न्यूमेरिकल्स के लिए। 100 वोल्ट का दे दिया तो ये इसकी पावर है, और पावर क्या होती है, ES/IS। अगर मान लो आपको वोल्टेज भी दे रखी है तो करंट आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है कि आउटपुट में अगर बल्ब वगैरह दे रखा है, कुछ और एलिमेंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर की आउटपुट किसी ना किसी अप्लायंस से जुड़ेगी, और अप्लायंस से जो जुड़ी उसकी जो पावर है वही इसकी पावर कहलाएगी, उसकी जो पावर है वही इसकी पावर कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद देखो, आपसे पूछ लेंगे ट्रांसफार्मर के यूजेज बताओ। एक बार तो पूछ लिया, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के यूजेज बताओ, दोनों के अलग अलग। तो यहां पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसेज की इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉस हो सकते हैं इसका डिस्कशन करना है। पहला लिखो, फ्लक्स लॉस। अगर हम पहले वाला डायग्राम यूज करते हैं तो प्राइमरी का फ्लक्स जब सेकेंडरी में लिंक होगा थोड़ा बहुत लॉस हो ही जाता है, तो फ्लक्स लॉस होगा तो आउटपुट भी
कम आएगी। बात समझ में आ गई। और अगर सेकंड डायग्राम करते हैं तो भी माइन्यूट चेंज तो आता है। दूसरा आता है कॉपर लॉस। तो कॉइल जो होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की। और कॉइल के अंदर से जब करंट पास करेगा, व्हेन करंट पासेस थ्रू कॉइल, कॉइल गेट हीटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस, सो एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तीसरा आयरन लॉस। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ आयरन एंड ड्यू टू एडी करंट प्रोड्यूस्ड द एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आयरन लॉस का मतलब हीट लॉस हो रही है एडी करंट की वजह से। 3 लॉस हो गए। चौथा मैं कह सकता हूं हमिंग नॉइस। ट्रांसफॉर्मर जब चलता है तो कुछ साउंड होती है, तो वो एनर्जी साउंड की फॉर्म में लॉस हो रही है, लिख सकते हैं आप। पांचवा हिस्टेरिसिस लॉस, मतलब जब ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, मैं लिखता हूं हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिसिस कर्व आपने बनाया था, तो इस टाइप से कुछ आता है। उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है। तो पेपर में 2 या 3 पूछते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है यूजेज। ट्रांसफॉर्मर के यूज। स्टेप अप, सबसे पहली बात है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन का मतलब है जब हमें वोल्टेज बहुत दूर भेजनी है, जैसे हरियाणा के अंदर पावर प्लांट पानीपत में है, पानीपत से महेंद्रगढ़ में जब लाइट आ रही है तो वोल्टेज को हाई करके भेजा जाता है, क्योंकि जब वोल्टेज हाई होगी तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, क्योंकि P इक्वल टू वी आई कॉन्स्टेंट। पावर तो कांस्टेंट रखनी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा सवाल है एक। तो हाई वोल्टेज होगी तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो लॉस भी कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 नंबर का क्वेश्चन सेट हो जाता है यहां से। व्हाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज मेंटेन एट हाई वोल्टेज? बिकॉज टू रिड्यूस पावर लॉस। और अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप बता सकते हो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, यहां से ऐसे होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? Since P equal to I square R, at high voltage current is less, so power loss is less. ठीक है। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन के तो बहुत सारे यूज हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ट्रांसफॉर्मर एट सब स्टेशन, हाउस होल्ड सप्लाई फॉर हाउस होल्ड सप्लाई। घरों में जो लाइट आती है स्टेप डाउन से ही आती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, जो आपके चार्जर वगैरह होते हैं, अडेप्टर एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं स्टेप डाउन के। तो स्टेप अप, जैसे आपकी एलईडी है, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्च, सभी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज वगैरह होते हैं सब में होता है। मेरी बात समझ में? टीवी है, उसके अंदर होता है। टीवी आपको होता है 6 वोल्ट पे काम करता है, अब तो और भी कम पे हो गया। ये सारे इसके यूजेज और लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, और देखते हैं थियोरेटिकल बातें करें ट्रांसफार्मर पे। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वगैरह की कर सकते हैं हम। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्या, इन ए ट्रांसफार्मर, समझ जाओगे ट्रांसफार्मर, आउटपुट वोल्टेज इज 24 वोल्ट एंड इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बल्ब। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, अवॉइड कीजिएगा। एक ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज है 24 वोल्ट, उसको एक 12 वाट के बल्ब से हमने जोड़ दिया। ठीक है। फाइंड पीक और मैक्सिमम करंट।
पीक का मतलब मैक्सिमम। तो यहां देखो क्या दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज ES 24 वोल्ट, आउटपुट पावर मैंने कहा बल्ब से जोड़ दिया जाए तो वही होता है आउटपुट ये। तो PS इक्वल टू ES IS, ये भी समझ में आ गया। PS कितना है 12, ये कितना है 24 IS। यहां से देखा जाए तो IS कितना आ गया 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। और आपको बता दूं ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो करता है घरों में जो आता है वो RMS करंट होता है। तो IRMS, I वर्चुअल बोल सकता हूं मैं। I वर्चुअल की वैल्यू होती है मैक्सिमम बटे में √2, AC में पढ़ेंगे, बाकी आपको आता है, ठीक है। यहां से देखा जाए तो IM क्या हो जाएगा √2/2, ये कैंसिल, ये √2 हो जाएगा 1/√2, खत्म। सवाल समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था यहाँ पे, जस्ट आउटपुट वोल्टेज पावर कंसेप्ट था कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बल्ब जोड़ दिया तो वो पावर के बराबर होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2 नंबर का सवाल कर सकते हैं। इसके बाद देखो और क्या सवाल बन सकता है यहाँ पे, ठीक है भाई। 4A स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज इज स्टेप डाउन फ्रॉम 2300 वोल्ट टू 230 वोल्ट। वोल्टेज जो थी वो 2300 से हमने घटा के कितनी कर दी 230, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 4000, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। लैंग्वेज जो है मैं आपकी बुक की लेके चल रहा हूं, जब तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपको दिया हुआ है, तो देखो ये आपको दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज प्राइमरी की 2300 वोल्ट, आउटपुट सेकेंडरी की दे रखी है 230। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का आपको दे रखा है 4000, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का बताना है। तो E और N के लिए फॉर्मूला था मेरे पास, क्या था ES/EP NS/NP, याद आ रहा है फॉर्मूला था। ES कितना है 230, EP कितना था 2300, NS मुझे निकालना है, ये कितना है 4000। तो यहां देखा जाए तो इसको ये कैंसिल करेंगे 10 से ये कट गया, ये इधर आ गया। तो NS देखा जाए तो कितना आ गया 400। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने है बेटा 400। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सवाल सीधा इस फॉर्मूले के ऊपर भेजे। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप लोग। जस्ट 2-4 सवालों में आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है हम लोगों को। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, क्या ES बटे में EP, NS बटे में NP, IP बटे में IS, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 वोल्ट एंड 110 वोल्ट बल्ब। ये आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है, बोलो। एट 220 वोल्ट मेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इनपुट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 220। इफ प्राइमरी करंट, मैं सीधा लिख देता हूं, प्राइमरी करंट इज 0.5 एम्पियर, फाइंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। तो ये सवाल था, ट्रांसफॉर्मर है, एक बल्ब को जलाने के लिए यूज हो रहा है, उसके लिए मुझे पावर दे रखी है। तो बल्ब जलेगा तो आउटपुट पावर है 100 वाट, और वोल्टेज भी दे रखी है बल्ब की, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज भी यही होगी। जो डिवाइस जोड़ेंगे उसके पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, पावर सेम रहेगी, ये दे दिया। उसके बाद इनपुट करंट दे रखा है प्राइमरी का 0.5 एम्पियर। यहां से क्या निकल के आएगा, PS इक्वल टू ES IS। तो PS आपको कितना दिया हुआ है 100, ES कितना दे रखा है 110, IS आ जाएगा 1 0 से 1 0, 10/11 कितना आ गया IS। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसने पूछा है एफिशिएंसी। क्या पूछा इसने? एफिशिएंसी। अच्छा, इनपुट भी दे रखी है, प्राइमरी दे रखी है 220 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब IS और IP अगर पता लग जाता है, देखो आपको क्या पता है, ES पता है, IP पता है, IS पता है, ठीक है भाई। और मुझे EP नहीं पता, EP ये EP दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ES/EP, करंट उल्टा होता है IS/IP। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ES सेकेंडरी की वोल्टेज 110, इनपुट वोल्टेज कितनी है 220, IS 10/11, ये कितना दे रखा है IP 0.5 1/2, ये कितने में कट गया 2 पे, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये तो आ गया 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 20/11। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं कर दी। जब हमें सब कुछ पता था तो निकालने की क्या जरूरत है? नहीं ना। एफिशिएंसी आएगी सीधी, ईटा इक्वल टू ES IS बटे में EP IP। ES कितना है भाई? ES 110, IS कितना है 10/11, EP कितना है प्राइमरी वोल्टेज 220, IP कितना है 1/2, ठीक है भाई। 11 से ये कटेगा, कितना आ गया 10, 100, ये कितना आ गया 110, बोलो, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ईटा आ गया भाई 100 बटे में 110 गुना में 100, ये कैंसिल हो जाएगा 1000, 11 9 99, एक नियरली 90% के आसपास आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अप्रोक्स 90% के आसपास एफिशिएंसी आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस सवाल में था क्या, EP दे रखा था, IP दे रखा था, पावर दे रखी थी सेकेंडरी की, वोल्टेज सेकेंडरी की, इसका यूज किया पावर का यूज करने से क्या आ गया मेरे पास, IS आ गया। पहली बात तो बल्ब से पावर। अब उसके बाद पावर पता लग गई, ES दे रखा था, EP सब दे रखा था, सोल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये सोचो ठंडे दिमाग से क्या दे रखा है और क्या निकल जाए और वैल्यू पुट कर दें, हमारा काम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है भाई, आपके समझ में आ गया इसमें करना क्या था। ओके, और देखिए क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर है विच स्टेप डाउन, जो स्टेप डाउन करता है किसको, वोल्टेज को, 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। तो इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो 200 से 20 वोल्ट पे चेंज करेगा। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ 20 ओम, एफिशिएंसी दे रखी है 80%, एफिशिएंसी आपको दी हुई है 80%। करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी, आपको निकालना क्या है, प्राइमरी का करंट निकालना है, इसका मतलब IP निकालना है। पहली बात, EP दे रखा है 200, ES दे रखा है 20, रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है भाई। EP ES और कुछ नहीं पता, एफिशिएंसी दे रखी है 80%, ठीक है। ओके, तो क्या करें, देखो ईटा इक्वल टू ES IS EP IP, 80% 80/100, ES 20, EP 200, IS नहीं पता, देखो IS के बारे में मुझे नहीं पता, और IP कितना है ये भी नहीं पता। लेकिन क्या इन दोनों का यूज करके मैं कुछ कर सकता हूं, देखो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पावर दे रखी है तो P इक्वल टू VI EI, अगर रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज दे रखी है आउटपुट की, तो आउटपुट वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आउटपुट वोल्टेज 20 है, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस भी 20 है, IS कितना आ गया 1, तो यहां से IS 1 आ गया, तो IS को तो 1 कर दो, IP निकाल लो, काम हो गया। ये 10 पे कटेगा, 10 से 1 0 कटेगी, 1 0 से ये कटेगा, कितना आ गया 8, तो IP कितना आ गया बेटा 8 एम्पियर। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, हाँ ये IP नीचे, ये 8 ऊपर है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8। अरे मेरी बात समझ रहे हो, IP को ऊपर ले आओ, 8 को नीचे ले आओ,
तो IP 1/8 एम्पियर। ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गया। लास्ट में एक NCERT का सवाल है। जनरली आपको पता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन प्लांट होता है, वहां से सब स्टेशन होता है, फिर टाउन में सप्लाई होती है। तो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा लैंग्वेज। ये प्लांट है, यहां से वायर कनेक्ट है, ये सब स्टेशन है, और यहां से सप्लाई टाउन पे जा रही है 220। ठीक है, ये प्लांट है, ये सब स्टेशन है। अब इसके बाद सवाल क्या बनता है, देखो, ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर। एक टाउन है ये, इस टाउन में डिमांड है 800 किलोवाट की, तो पावर प्लांट से सब स्टेशन में जाएगी, उसके बाद ये यहां बचेगा। एस 220 वोल्ट, 800 किलोवाट की डिमांड है, 220 वोल्ट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो यहां से प्लांट से सब स्टेशन 15 किलोमीटर, सब स्टेशन बिल्कुल टच में है, ये बिल्कुल बराबर है। तो ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वायर की लेंथ कितनी होगी, 15 इसकी 15 इसकी 30 हो गए। इसके बाद आपको दे रखा है रेजिस्टेंस पर किलोमीटर 0 ओम पर किलोमीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर की वायर है और 1 किलोमीटर का 0.5, तो 15 ओम हो गया। इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 15 ओम। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लांट था, डिमांड है टाउन की इतनी वोल्टेज में भेजना है, ये सब स्टेशन है। ठीक है, सब स्टेशन क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पे, और प्लांट पे तो हाई वोल्टेज में भेजते हैं, तो यहाँ स्टेप अप होगा, क्योंकि पावर लॉस कम रखना है हमें। इतनी बात समझ में आ गई। प्लांट जो है वो पावर जनरेट करता है एट 440 वोल्ट, प्लांट जनरेट पावर एट 440 वोल्ट, ये सब दिया हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। द टाउन गेट पावर फ्रॉम लाइन, टाउन गेट पावर फ्रॉम लाइन बाय यूजिंग ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कहना ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसकी रेटिंग दे रखी है 4000 से 220 वोल्ट। मतलब क्या हो गया, एक प्लांट है जो 440 वोल्ट पे वोल्टेज जनरेट करता है, इसके 15 किलोमीटर पे एक सब स्टेशन है, एक टाउन है जो वायर के थ्रू वोल्टेज सप्लाई लेता है, इसकी लेंथ हमने निकाली 15। जो सब स्टेशन है वो इस वोल्टेज पे काम करता है 4000 से 220, क्योंकि यहां से 4000 आएगी मान लो और 220 पे भेज देगा, तो ये मैक्सिमम है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे भेज देगा। तो सवाल क्या पूछा गया है, एस्टिमेट लाइन पावर लॉस। पहला पार्ट लॉस, क्योंकि वायर है, हीटअप होगी तो लॉस होगा। ठीक है, हाउ मच पावर प्लांट मस्ट सप्लाई, ठीक है, फॉर नो लॉस, कोई लॉस ना हो उसके लिए प्लांट कितनी सप्लाई देगा। अगला है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है इसको कैरेक्टराइज करो। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहले ये जो सबस्टेशन है इसके पास जो वोल्टेज आएगी, करंट आएगा, वो इस वोल्टेज पे आएगा, इससे तो भेजिएगा। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी होगी, 4000। ओके, इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 15 ओम। तो करंट कितना जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, इसकी भी जरूरत नहीं है, पावर दे रखी है। ये सब स्टेशन कितनी पावर पे काम करता है, 800 किलोवाट। सब स्टेशन की पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, यहां से काम हो जाएगा। P इक्वल टू VI, P कितना है 800 किलो, ये कितना है 4000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 दूनी 8। तो बेटा करंट कितना आ गया, 200 एम्पियर।
200 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 200 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो लाइन पावर लॉस निकालना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, पावर। तो करंट जब इतना फ्लो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इन वायर के थ्रू जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 एम्पियर। तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई, पावर लॉस आई स्केयर आर। आई कितना है 200 का स्केयर, आर कितना है 15। 200 का स्केयर 4, 00, 15, 15 चौक 60, 1 जीरो और लगा दो, किलोवाट। पहले सवाल का आंसर मिल गया। एस्टिमेट पावर लॉस, सब स्टेशन की वोल्टेज, सब स्टेशन की पावर P = VI, करंट आ जाएगा, ये RMS करंट आएगा, ध्यान रखना इसका। और आई स्केयर आर लगा देंगे यहाँ पे, तो पावर लॉस आ गया। तो एस्टिमेट पावर लॉस का आंसर आ गया 600 किलोवाट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आपको सवाल समझ में आ गया, ठीक है। पावर लॉस मुझे अगर समझ में आ गया तो दूसरी बात आपसे क्या पूछी गई है भाई, बेटा पावर लॉस अगर समझ में आ गई। दूसरा है हाउ मच पावर प्लांट मस्ट सप्लाई। यहां कितनी है 800 किलोवाट, लॉस कितना हो रहा है 600, टोटल मिलके कितनी हो गई 1400। तो प्लांट कितनी भेजे, प्लांट अगर 1400 किलोवाट अगर भेजे, 800 तो थी या 600 लॉस हो रहा है, दोनों को जोड़ दो। तो प्लांट अगर 1400 किलोवाट भेजेगा तो कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस 600 हो गया, काम हो गया हमारा। तीसरा पार्ट है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को कैरेक्टराइज करो। तो स्टेप अप के लिए क्या करें, देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो 440 वोल्ट तो इसकी मिनिमम वोल्टेज दे रखी है, अपने को ज्यादा चाहिए। तो देखो यहां कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, 4000 पे, लॉस हो रहा है यहां भी। तो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर IR, आई कितना है 200, आर कितना है 15, 3000 वोल्ट है। तो यहां वोल्टेज कितनी है 3000 वोल्ट, यहां कितनी है 4000, टोटल कितनी हो गई 7000 वोल्ट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हो गया 7000 वोल्ट से 440 वोल्ट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की रेंज आ गई 440 से भेजेगा 7000 तक, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा सवाल था, 3 पार्ट पूछे थे, P = VI, आई यहां से लॉस निकाल लो, ऐसे समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल CBSE में आया हुआ था, सब कुछ सेम दे रखा था, यहां पे 4 की जगह 800 की जगह 1200 दे रखा था। सॉल्व कर लेना, सारा सवाल सेम टू सेम ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कैसे कैसे कंसेप्चुअल, कैसे कैसे न्यूमेरिकल, इजी से हार्ड CBSE कैसे पूछ सकती है, सारे मैंने डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, CBSE ने 19 में पूछा था, ऐसा जो मैंने बताया आपको, ठीक है बेटा, कर लेंगे। इसके बाद देखो, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ पावर लॉस इज रिड्यूस व्हेन एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये कैसे करेंगे, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ पावर लॉस इज रिड्यूस्ड व्हेन एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। तो जो मैंने आपको यहां करवाया था उसके लिए क्या करें, P = I²R। हाई वोल्टेज के ऊपर जब वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट अगर कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा। सवाल खत्म, करवा चुका हूं मैं। तो 2 नंबर का सवाल आ चुका है ये। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रांसफार्मर के ऊपर सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कैसे कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।